असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं हुआ था जब दो गाड़ियां उनकी गाड़ी के आसपास चलने लगी, जबकि इस नकाबपोश के बंदूक की तमाम गाड़ियों का 20 की 20 टीम उड़ा रही थी। रोहिल अर्जा की नजर जब बराबर वाली गाड़ी पर पड़ी तो वो दग रह गई थी। नोफल हुरैन फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी, जबकि रोहिल बंदूक ताने उनका निशाना बना रहा था। चुप कर गाड़ी में बैठी तो अभी वो मजीद उन्हें देखती जब इस नकाबपोश ने घुराते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसकी तरफ देखने लगी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो आवाज मत निकालना। अरीशा को यकीन हो चुका था कि ये आवाज वो काफी बार सुन चुकी थी, मगर कौन था वो शख्स? गाड़ी रोके कमीने। अभी वो मस्जिद उसे देखती जब दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, जिस पर बासम, महर और नौफल बैठे हुए थे। ये नौफल की आवाज थी। उसकी आवाज सुनकर इस नकाबपोश ने मजीद स्पीड बढ़ा दी। एक ही फायर में सामने का शीशा टूटकर किरची किरची हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने फायर की थी वो कोई और नहीं बल्कि शेहराम था। शेहराम? अरीशा खाली नजर से उसको देख रही थी जब अचानक एक झटका लगा। उनकी गाड़ी सबसे आगे निकल गई थी। पीछे से फायरिंग की आवाजें मसलसल सुनाई दे रही थी। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जहां पे उसको लेकर आया था, मगर उसने अपना चेहरा अब तक उसे नहीं दिखाया था। अरीशा आंखों से उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उसने मास्क उतारा। हारून? वो चौंक उठी। ये सब ने तुमने किया? आरू, ये जरूरी था। वो लोग पहले शफकत अंकल को, फिर तुम्हें मारना चाहते थे। डैड को? हाँ, शेहराम ने तुम्हारे डैड को मौत के घाट उतार दिया है और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। उसे हारून की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हारून की आंखें उसके कहे गए लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। आसपास से फिर से फायरिंग की आवाजें आने लगी। यकीनन टीम 20 पहुंच चुकी थी, मगर यहाँ पर हारून की पूरी फौज खड़ी थी जो उनसे मुकाबला करने को तैयार थे। उसने टूटी हुई खिड़की से जानकर नीचे देखा, जहां हारिस, बेजाद और इंस्पेक्टर इस्माइल मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रोहिल, बासम और नौफल भी हारून की फौज पर मुसलसल गोलियां बरसा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि वो लड़कियां जिन्हें शेराम बहने मारता है, हुरैन और मेहरमा लड़कों से मुकाबला कर रही थी। हारून, ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे मारना क्यों चाहेंगे? अर्शा के सवाल पर हारून ने नजरों का रुख बदला। हारून, जवाब दो, चुप क्यों हो? अर्शा के सवाल पर उसके चेहरे पर मजीद पसीना लगा। वो घबराहट का शिकार था। अलीशा, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज खामोश रहो अगर जिंदा रहना है तो। इस बार वो चीहा था, जिस पर अरीशा नासमझी से उसको देखने लगी। वो कहीं से भी पहले वाला हारून तो नहीं लग रहा था। तुम झूठे हो? अरीशा पीछे को हटने लगी थी, जिस पर हारून ने बंदूक तानकर उसे करीब किया, मगर तभी किसने लात मारकर दरवाजा खोला। वो कोई और नहीं बल्कि शेहराम मलक था। अरीशा को उसे करीब देखकर उसका खून खोने लगा था। आंखें लाल होने लगी थी, नसें उबड़ने लगी थी। अरीशा ने झटके से उसे उससे दूर किया, मगर वो उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खड़ा हो गया था। करीब मत आना, वरना वरना तुम्हारी बीवी की जान से मार दूंगा मैं, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। शेहराम के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए उसके कदम दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। अरीशा की आंखें खुली की खुली रह गई। आर क्या समझती थी वो उसे, और क्या निकला था हारून। अगर मेरी ब्यूटी को एक खरूच भी है ना, तो तेरी जिस्म की खाल में अपने इन हाथों से खींच कर उतारूंगा। शेराम का गुस्सा उसके चेहरे पर और उसके कहे गए अल्फाजों से झलक रहा था। अरीशा की आंखों में आंसू बने लगे थे। मैंने कहा ना कि पीछे पीछे। उसकी कनपट्टी में बिस्तर कसता हुआ उसे दूसरे दरवाजे से लेकर चला गया था, जबकि शेराम उसके पीछे जाने लगा। उसे छत पर लेकर आया था। शेराम भी वहां पर पहुंच चुका था। मैंने कहा ना कि पीछे रह, वरना से मार दूंगा मैं। पिस्तौल फेंक। बंदूक रखने की वजह से उसके सर पर जख्म लगा था, जहां से दोबारा खून निकलने लगा था कि उसे देखकर शेराम के अंदर का बीस जाग चुका था। बता अपनी ब्यूटी को किस तरह तूने अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को मारकर उनके हिस्से, जिस्म के हिस्से बेचा करता था। बता उसे तू कितना बड़ा सीरियल किलर है। हारून की बात पर अरीशा शेराम को देखने लगी, जो मुठ्ठियां पीछे खड़ा था, जिसे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा, समझदार, हर गुनाह से पाक इंसान समझती थी ना मिस अरीशा खानजादी। वो बीस्ट है, एक किलर जो लोगों को मारकर उसके जिस्म के पार्ट सेल करके उनकी हड्डियों को जंगल के जंगली जानवरों की खुराक बना देता है। हारून के पापा शेराम ने अरीशा को देखा, जो नफी में सर हिला रही थी। झूठे हो तुम, धोखेबाज हो, झूठ कह रहे हो तुम, घटिया इंसान। हा हा हा। अच्छा, तो पूछ अपने शोहर से, क्या वो सीरियल किलर नहीं है? बताओ उसे कि तुम ही बीस्ट हो। अरीशा के मुंह से अपने लिए लफ्ज घटिया सुनकर उसने पिस्तौल मस्जिद करने की कोशिश की थी, जिसका उसका जहम मजीद बढ़ रहा था। यह सब वो शेराम को तकलीफ देने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शुरू से ही अरीशा शेराम की कमजोर है। हाँ, मैं 20 हूँ। हाँ, उतारा है मौत के घाट मैंने तुम जैसे कई घटिया लोगों को, और अब तुम्हारी बारी। शेराम जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो पीछे होने लगा, जहाँ पीछे कोई दीवार नहीं थी, जबकि अरीशा सब कुछ बुलाकर शेराम के अल्फाजों पर सख्ते में आ चुकी थी। खबरदार जो आगे बढ़े। मैं तो गिरूंगा ही, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी को भी साथ लेकर गिरूंगा, और फिर तुम हार जाओगे, टूट जाओगे उसके बिना। हा हा हा। अभी वो हंसने लगा था, मैं मगन था, जबकि रोहेल ने उसके पैर पर फाइट किया था, जिससे वो कड़ा उठा था। उसकी
गिफ्ट दिली हुई थी तो शेराम भागता हुआ उसके करीब आया और अरीशा को अपने पीछे कर गया, जबकि वो गिरने लगा था, लेकिन शेराम ने उसे गिरने से बचाया था और बिल्डिंग से गिराने के बजाय उसे जमीन पर गिराया। मेरी ब्यूटी को हाथ लगाने का अंजाम। शेराम घुटनों के बल बैठा और ब्लेड निकाल कर वार करके उसके हाथ की सारी उंगलियों को अलग करता था, जिससे वो मजीद कराने लगा था, जबकि अरीशा जमीन पर बैठी हुई जमन हौफकी से देख रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी ब्यूटी पर नजर डालने का अंजाम। शेराम इसकी ब्लेड को सीधा करके उसकी एक आंख पर, फिर दूसरी आंख पर और किसी हंजे की तरह घूम दिया था, जिससे अरीशा की चीख निकल गई थी और हारून अब किसी मछली की तरह तड़प रहा था। अरीशा सिर्फ शराम मलिक की मलकियत है और जो भी शराम मलिक की मलकियत पर नजर डालेगा उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। बड़े आराम से उसने हारून की गर्दन पर ब्लेड फेरा था, जैसे ये कोई आम सा काम हो। अरीशा के लिए यह सब देखना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। जो भी शहराम मलिक की इज्जत पर हाथ डालेगा उसे शहराम मलिक बहुत ही गंदी मौत देगा, बहुत ही गंदी। वो जेब से एसिड की बोतल निकालकर उसे मुर्दा बॉडी पर छिड़ चुका था, जो अब मजीद खुल रही थी। अरीशा की आंखों के सामने से अंधेरा छा चुका था। नाजरीन, आपको ताज़ातरीन खबर से आगाह किया जाता है कि कराची के सुनसान इलाके में ड्रग्स स्मगलिंग करने वाला गैंग गिरफ्तार हो चुका है, जबकि वहां का मालिक पुलिस मुकाबले में जाम बहक हो चुका है। जी हाँ, नजरें आपको ताज़ातरीन खबर से आगाह किया जाता है। वो बेड पर बैठी हुई ये न्यूज देख रही थी कि मतलब जिसे वो अपना 20 बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो भी सब में शामिल था। उसके जख्म में मजीद शिद्दत होने लगी थी। माही ने टीवी बंद कर दिया। अरीशा, मैंने बैंडेज कर दिया, क्या तुम ठीक हो? मुझे शेराम के पास जाना है अभी। अरीशा, तुम्हें अब तक मुकम्मल हकीकत नहीं मालूम। मैं तुम्हें वायस सुनाती हूँ। आज सुबह अदालत में जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड है। अब मैं बाकी की हकीकत उसके मुंह से सुनना चाहूंगी। अरीशा, तुम्हारे डैड की आज शाम में तदफीन है, माही ने उदास लहजे में कहा, जिस पर अरीशा ने के कदम रुके। जिस शख्स ने बचपन से ही मुझसे झूठ बोला था, जिसने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया था, जिसने न जाने कितने मासूम लोगों को मारा था, मैं उस शख्स की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करूंगी। तुमने कहो कि कर दे तदफीन, जब दिल किया कब्र पर जाकर रो लूंगी। वो बिना कुछ सुने हुए डिवोर्स पेपर हाथ में लिए हुए घर से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठी और नॉर्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी, मगर जबकि माही उसे नहीं रोका था। अरे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली हम जीत गए। बिजात के पापा सब हंसने लगे थे, जबकि हारिस हाथ में प्लस्तर लिए हुए उन्हें ही घुटा था। हारिस, तुम कुछ बताओगे, तुम्हारे इन सब से क्या लिंक है? जैनिश के सवाल पर हारिस से निकला दोस्तों देखा फिर बिजात को, जो कि दांत निकाल हुए बैठा हुआ था। जासूस है ये हमारा। बिजात के पापा जैनिश को देखने लगी। सीक्रेट एजेंट, वही समझो। तुम ये काम कब से कर रही हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? जैनिश ने जानबूझकर प्लस्तर पर हाथ मारा था, जिसकी उसकी आ निकल गई। तुम जैसे जालिम कजन प्लस मंगेतर को कौन अपने सीक्रेट बताएगा? हार से मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर जैनिश ने उसे घूर से नवाजा। अरे भाई, तुम्हारा हार से तुम्हारी बहुत ही तारीफें करता है। लाल मिर्ची, तेज काम और पता नहीं कौन कौन से नामों से याद करता है तुम्हें। बेजात की बात पर सबके कह के निकले, जबकि जैनिश का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। बस बस, अपना भी तो बता। हार्स की बात पर बेजात उसे इशारे से चुप करवाने लगा, जिस पर जैनिश उन दोनों की यह हरकत देखने लगे। क्या मतलब, क्या बताना है? जैनिश, तुम्हें याद है जब हम बहुत ही छोटे थे तो हमें बताया गया था कि हमारे एक अदर चाचू भी हैं जो घर से भागकर फिल्म इंडस्ट्री के हीरो बनने चले गए थे। हाँ तो? हार्स की बात पर जैनिश शक की निगाहों से को देखने लगी। तो वो कोई और नहीं है बल्कि ये सामने बैठे बेजात चाचू ही हैं। व्हाट, इतना बड़ा सच है? जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें किसी ने रखा नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी मुच्छों की तारीफ करते हुए उन्हें नौकरी दे दी थी। मुझे तो खुद मेट्रो के बाद पता चला था जब मैंने यहाँ आना जाना शुरू किया था। हार्स की बात पर जैनिश शिकवा की नजर से उन्हें देख रही थी। बेजात ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, जिससे उनके सीने से जा लगे। घर चलें चाचू, प्लीज, सब मुझे बहुत खुश होंगे आपसे। इंशाल्लाह तुम दोनों की शादी में जरूर। सब लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी थी, क्योंकि अगले हफ्ते उनकी शादी फिक्स की गई थी। उसकी गाड़ी शेराम के महलनुमा घर के सामने रुकी। वो हाथ में पेपर्स लहराती हुई अंदर आई, जहाँ पे तमाम मुलाजमीन उन्हें देखकर सलाम कर रहे थे। वो बिना कुछ के सीधा शेराम के कमरे में चले गए, जो पूरा बिखरा हुआ था। शेराम, कहाँ हो तुम? बाहर सो, मुझे बात करनी है तुमसे। अर्शा ने 2-3 बार उसे बात लगाई, मगर वो तो बात में था ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी नजर वार्डरोब की तरफ गई। वो कदम बढ़ाते हुए वार्डरोब की तरफ आई, जहाँ से कुछ जगहों से कपड़े गायब थे। उसका मतलब वो कहीं चला गया। अर्चना ने अपना मोबाइल ऑन करके उसका नंबर डायल किया था, लेकिन वो तो ऑफ जा रहा था। कहाँ चले गए तुम शेराम? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अर्चना ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुलती चली गई थी, जिसमें से कई पुरानी चीजें जमीन पर आ गिरी। ये सब क्या है? वो जमीन पर बैठी उन चीजों को देखने लगी थी, जिनमें से एक पैकेट में से उसका दुपट्टा रखा हुआ था। ये तो मेरी मॉम का दुपट्टा है। उसे याद आया जब वो अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद अक्सर उसकी चीजें लेकर घूमती रहती थी। ये तो वही दुपट्टा था जब वो यूसुफ के साथ खेल रहे थे और यूसुफ के हाथ पर गहरी चोट लगे थे। तब उसने ये दुपट्टा उसके हाथ पर बांधा था, जो उससे वापस लेना भूल गए थे। मगर ये शेराम के पास? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जमीन पर पड़ा हुआ दूसरा लिफाफा खोला, जिसमें से उसके बचपन की बहुत ज्यादा तस्वीरें रखी हुई थी, मगर दूसरी तरफ यूसुफ की भी तस्वीर रखी हुई थी। आंखें तो जब खुली, जब उसके नजर के सामने पड़े हुए कागज पर गए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अरीशा का निकाह यूसुफ शेराम मलक से बचपन में ही कर दिया गया था। इस बात की गवाही मैं देती हूँ
नीचे शादी के नाम के साइन हुए थे। यानी शेहराम यूसुफ और हमारा नकाब बचपन में। इतनी बड़ी हकीकत उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या फिर उसका कोई हवा बेसाता। उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रही थी, वो मुझे बचपन में छोड़कर गायब हो गया था। वो कोई और नहीं बल्कि शेराम था, वही शख्स जो जान देता था मुझ पर। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से फातिमा अंदर आई थी। माँ जी, शेहराम बेटा जाओ, उसे रोक लो, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। अगर वो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। फातिमा बेगम की बात सुनकर उसके पैर तले से जमीन निकल गई थी। वो सकते में उन्हें देखने लगी। बेटा जाओ जल्दी से, उसे रोक लो, उदारा उसे जाने ना देना। वो जिसके मुंह पर तलाक के कागजात मानी आई थी, वो तो खुद ही उसे दूर जा रहा था। उसे किस तरह रोकते। 7 बजे उसकी जर्मनी की फ्लाइट है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, उसे रोक लो। ड्राइवर नीचे तुम्हारा मुंतजिर होगा। वह बाती हुई सीढ़ी से नीचे उतरी और घर से बाहर आने लगी। जब ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, शेराम प्लीज कॉल रिसीव करो। उसका नंबर तो अब तक बंद जा रहा था, लेकिन माही के कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिन्हें इग्नोर करके वो एयरपोर्ट पर पहुंचने का वेट कर रही थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बेगम साहिबा आगे ट्रैफिक जाम है। वो लोग ट्रैफिक में फंस चुके थे। अर्चा की नजर मोबाइल पर गई तो उसने सोचा इतनी देर में मैसेज पढ़ ले, मगर यहाँ तो कुछ वॉइस नोट थे। पहले उसने सबसे पहले ऊपर वाला ऑन किया, जिसे सुनकर उसके पैर तले से जमीन निकल गई और साथ ही सारे वॉइस नोट सुन लिए। जब उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिरकर ऑफ हो गया था, उसके बाद से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक और तमाम बातों तक उसके वॉइस नोट माही ने रिकॉर्ड कर लिए थे, ताकि कॉल भले ना हो बंद हो, लेकिन वो सब सुन ले और सच जान ले। डैड डैड ने मुझे कहा था कि यूसुफ अपने डैड के कहने पर बाहर चला गया था और शायद कभी भी नहीं आएगा। डैड ने मुझसे झूठ कहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। इतना कुछ छुपाया हुआ था, इतना सच था जो उसने छुपाई रखा गया था। कुछ देर तक वो यूं ही साकत बैठी रही, मगर जब ड्राइवर की आवाज कान में पड़ी तो वो होश में आई। जी बेगम साहिबा, हम पहुंच चुके हैं। वो जल्दी से घर से उतरकर ऊपर की साइड पर भागी और तमाम फ्लैट की टाइमिंग चेक करने लगी। मगर ये क्या, जिस फ्लैट से वो जाने वाला था वो फ्लैट तो 5 मिनट पहले ही जा चुके थे। नहीं शेहराम, नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसका दिल चीख चीख कर रो रहा था और वहीं कुर्सी पर बैठी हुई रो रही थी, लेकिन कोई था ही नहीं जो उसे चुप करवाता। उसका दिल फटा जा रहा था। वो जा चुका था दोबारा से, उसे अपने इश्क में पागल करके वो जा चुका था। उसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था, आंखें सुर हो चुकी थी। वो आज एक बार फिर से खाली हाथ रह गई थी।